वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और चलिए डिस्कस करते हैं डेली पास्ट ईयर पेपर के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगले क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चन सीरीज़ में पहला क्वेश्चन वही रिपीटेड, डिफाइन अ वेव फ्रंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, आज का जो सीरीज है वो 5 मार्क के ऊपर प्राइमरली बेस्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें आपको क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम दिखे बट आपको पार्ट्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है और फिर सेकंड पार्ट का भी फर्दर पार्ट है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ऑलरेडी पार्ट टू पार्ट कवर करते हुए। वापस आते हैं और अपने एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला वही, जैसा मैंने बोला एज यूजुअल, डिफाइन वेव फ्रंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रे। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस करा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आ चुका होगा। एक बार फिर भी फॉर्मल तौर पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। जब वेव फ्रंट की बात की जाती है तो मान लीजिए ये सोर्स है हमारे सामने, ये सोर्स है, इस सोर्स से रेज निकलेंगी, राइट, बहुत सारी रेज निकलेंगी और ये रेज कहाँ निकल रही हैं, मीडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं मीडियम। ओके, देखिए ये सारे मीडियम्स हैं, ठीक है। अब इन मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इनके पार्टिकल्स भी ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये इसके पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स, ठीक है। सिमिलरली इधर भी होंगे, ये सारे पार्टिकल्स हैं इसके। अब इनसे निकलने वाली जितनी भी रेज हैं, अगर इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा दे या इन पार्टिकल को डिस्टर्ब करा दे और इनका जो डिस्टर्बेंस है उसका अगर कॉन्टिन्यूअस लोकस, फिर से सुनो, उसका कॉन्टिन्यूअस लोकस अगर मिल जाता है और वो सब एक ही फेज में होते हैं तो आप उसे कहते हो वेव फ्रंट। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इनका कॉन्टिन्यूअस लोकस और नोट कीजिए ये सारे एक ही फेज में हैं। ये पर्पल लाइन दिख रही है, ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वेव फ्रंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव फ्रंट, क्योंकि ये पार्टिकल्स किसके हैं, मीडियम के। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पहले से ज़्यादा क्लियर हो गया। सेकेंड है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रे। एक रे से एक वेव फ्रंट कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले वेव फ्रंट को फॉर्मली डिस्कस करते हैं, जो आंसर में दिया है। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कॉन्स्टेंट फेज, यानी कि एक ऐसा सरफेस जहाँ पे सारे फेज कांस्टेंट हो। मैंने दिखाया था आपको, इस पे सारे फेज जो है वो कांस्टेंट है, एक प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन है वैसे इसकी। अ वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन अ मीडियम। याद कीजिए जो मैंने समझा है, दैट हैव सेम फेज, तो वही बात ही दोहराई गई है। आगे बढ़ते हैं, पूछा है कि कैसे ये डिफरेंट है एक रे के कंपैरिजन में। तो जहाँ तक रे की बात होती है, द रे एट ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ओके, अब मान लीजिए कि ये मेरा वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये तो हो गया वेव फ्रंट, बट वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स हैं, अगर रे की बात की जाए तो रे इन पॉइंट्स पे नॉर्मल लाई करता है, ठीक है। कैसे लाई करता है, नॉर्मल। यहाँ सोर्स रहा होगा तो इस सोर्स से निकलने वाले जितने भी रेज है वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पे एज अ नॉर्मल लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल लाई करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ समझ गया, ओके। तो ये चीज़ मेंशन है यहाँ पे, द रे एट ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट एट दैट पॉइंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, रे की कुछ और बातें। द रे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव वाइल द वेव फ्रंट इज द सरफेस ऑफ कॉन्स्टेंट फेज। तो यार वेव फ्रंट तो महज ये सरफेस रह गया कॉन्स्टेंट फेज का, सारे एक जैसे फेज का क्या हो गया, सारे एक जैसे फेज का एक सरफेस हो गया वेव फ्रंट, ठीक है। दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस। वेयर एज जब रेज की बात करेंगे तो रे इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये वेव आगे किस ओर प्रोपगेट करेगी, इसको कौन इंडिकेट करता है, रे। सपोज अगर रे ऐसे बना है, इस डायरेक्शन में रेज है, तो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन भी यही होने वाली है। चीज़ें समझ गए, ओके। अब सर अब करके आगे बढ़ते हैं। अब से इसी क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, डिपिक्ट द शेप ऑफ अ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ केसेस दिए हैं और हर एक केसेस में आपको वेव फ्रंट बताना है कैसा बनेगा। लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, देखिए ये बात करते हैं पॉइंट सोर्स की, और भी जूम करें आपके लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोर्स रहा होगा इस जगह पे, ठीक है। इस सोर्स से इधर भी लाइन निकली, इधर भी लाइन निकली, इधर भी लाइन निकली, इधर भी लाइन निकली। अभी जो फर्स्ट ब्लैक पार्ट दिख रहा है, शुरू शुरू में जो भी लाइन निकली होंगी, मैं अगर आपको बनाऊँ, आपके लिए बनाऊँ, चलिए देखिए इधर एक लाइन, एक रेज निकली सोर्स से, एक इधर
एक इधर एक इधर, ठीक है। और इनका कॉन्टिन्यूअस लोकस जो है अभी एक वेव फ्रंट बनाएगा। तो ये मेरा पहला वेव फ्रंट हो गया, राइट, ओके। अब इस पहले वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट। और इन पॉइंट के इर्द गिर्द जो मैं सर्कल बनाऊंगा ये वेवलेट्स होंगे, ठीक है। ये है वेवलेट। मैं आपको जस्ट रिकैप करा रहा हूँ, चाहता तो मैं जल्दी से भी इस क्वेश्चन को करा देता। अब इस वेवलेट के ऊपर अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे टेंजेंशियली, कैसे, टेंजेंशियली, इनके ऊपर टेंजेंशियली, तो सेकेंड ब्लैक लाइन दिखेगी। अब जो सेकेंड लाइन ब्लैक लाइन है ना, ये आपका सेकेंड वेव फ्रंट है, समझ गए, ओके। फिर इसी प्रकार से इसके ऊपर डॉटेड डालोगे और आगे की ओर ये वाली टेंजेंशियली बन के आएगी। तो आपको ये समझ आ गया कि स्फेरिकल वेव फ्रंट से या स्फेरिकल सोर्स से किस तरीके से आगे फर्दर वेव फ्रंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये पूछा हुआ है, फर्स्ट पार्ट ये पूछा हुआ है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स इससे छोटा हो नहीं सकता या इससे बेहतर नहीं हो सकता। एक पॉइंट सोर्स से जब लाइट डाइवर्ज होता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या बना के देता है, वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का निर्माण करता है। तो सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर कुछ यही था। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। ओके, एक कन्वेक्स लेंस के सामने आप एक पॉइंट सोर्स रख दोगे तो कैसे लाइट इमर्ज करेगा। ये देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, इसके सामने हमने एक पॉइंट सोर्स रखा, वो भी कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है। अब फोकस से जो रेज जाती है ना, ठीक है, फोकस से रेज कुछ इस तरीके से प्रिटेंड होती है कि वो लेंस के एजेस को हिट कर रही है, ठीक है। बहुत सारी रेज जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से भी जाएंगे, बट आपको एंड वाले रेज मानने, क्लैरिटी वहीं से मिल जाती है। तो एक रे इधर से माना आपने, एक रे इधर से माना। अब लेंस में क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग। मान लीजिए कि इधर से रेज आ रही होती तो यहाँ पे कन्वर्ज करता ना, ठीक है। तो आप उसका उल्टा समझिए कि रेज यहाँ से निकल रही है तो सीधी जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, बस। अब ये इसके रास्ते में आने वाला, अब रास्ते को छोड़ो, आप समझो कि एक रे ये यहाँ से निकला, यहाँ गया, एक रे यहाँ से निकला, ऐसे गया, एक रे सेंटर से निकाल लो यार, ऐसे गया, ठीक है। और इन सबको मिला लोगे तो एक बन जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो आंसर ये है कि एक कन्वेक्स लेंस के आगे एक पॉइंट सोर्स रखोगे, वो भी उसके फोकस पे, तो जो इमर्जिंग रेज है वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगी, ठीक है, ओके। चलिए इसका थर्ड पार्ट, यूज हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ओके, हाइजन के सेकेंडरी वेवलेट के कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पैसेज ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम डेंसर इनटू अ रेयर मीडियम। तो किस तरीके से डेंसर से रेयर मीडियम में एक प्लेन वेव फ्रंट जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया बतानी है, पूरा प्रोसेस बताना है आपको। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर भी, आइए। ओके, देखिए एक प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं, ए बी आपका प्लेन वेव फ्रंट है। सबसे पहले आपको मैं समझा दूं, ये ना ये सेपरेट कर रहा है, एक्स और एक्स डैश जो है दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को, ठीक है। बोला वहाँ से ये है कि डेंसर से अगर कोई चीज़ रेयर में जाएगी, तो मान लीजिए ये डेंसर है, क्या जाता है आपका, ये डेंसर है, नीचे वाला रेयर है, ठीक है, ओके। अगर क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, क्या वही पूछा था हमसे, यस, डेंसर इनटू अ रेयर मीडियम। चलिए आगे बढ़ें तो आपको मैं दिखाऊं, यस। तो ये जो है नीचे वाला मीडियम है वो है आपका रेयरर, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये है आपका रेयरर और ये वाला था आपका डेंसर, ठीक है। तो लाइट रेज नहीं, एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी जो है वो डेंसर मीडियम से आती है और रेयरर को जाती है। समझिए यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो नए सोर्स के लिए होंगे, ठीक है। इस एज पे भी जो पॉइंट होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे जो पॉइंट है वो नया सोर्स है। अब नया सोर्स का मतलब क्या है, वहाँ से नए वेव्स आगे की ओर पेनिट्रेट होंगे, निकलेंगे, पहली बात, बाद में पेनिट्रेट होंगे। तो इसको मिटा दिया। अब देखिए ए पॉइंट से और बी पॉइंट से आप कुछ रेज निकाल लीजिए। अब आप सोचोगे भैया यार यहीं से आपने क्यों निकाला, ए से और बी से ही क्यों निकाला, आप यहाँ से भी तो निकाल सकते थे। बट जब एजेस की बात की जाती है तो उससे डायग्राम जो है वो काफ़ी अच्छा डिपिक्ट होता है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंट होता है। बाकी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम ए और बी से जो है वो अपने रेज को निकालते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से हमारे रेज निकलेंगे, ठीक है। तो एक रे निकलेगा, यहाँ जाएगा, मतलब सबसे पहले इंटरफेस पे टच करेगा, जो ये इंटरफेस है ना, मीडियम को सेपरेट कर रहा है वहाँ पे। बी से भी रेज निकलेगा, बाहर की ओर जाएगा। हालांकि सब मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाके वेव ऑप्टिक्स के आप चेक करके इनको पढ़ सकते हैं, फिर भी डिस्कस करते हैं आगे। तो जब एक रे यहाँ से निकला और आगे की ओर गया
तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आप डालो नॉर्मल, डाल लिया नॉर्मल। अच्छा, क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो थोड़ा अवे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ये अवे हो गया, ठीक है, करीब आने की जगह। सिमिलर वे में ये भी थोड़ा अवे हो गया। और आप क्या करो कि इनको मिला दो, ठीक है, आप कहीं से भी मिला सकते हो यार, यहाँ से भी मिला सकते हो, यहाँ से भी मिला सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। बस याद रहे कि 90 डिग्री से कम का एंगल हो, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री से कम का हो। खैर आप समझ गए। तो जो ये मिलाया ना आपने लाइन, ये लाइन है आपका, ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये आपका जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखिए एंगल आर बन जाएगा और ये एंगल आई बन गया। तो कुछ इस प्रकार से डेंसर से रेयर की प्रक्रिया है। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये मिट गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। यहाँ पे बोला हुआ है यूज हाइजन प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। वही हाइजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है और आपको बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है जब कभी भी आप एक सिंगल स्लिट से मोनोक्रोमेटिक सोर्स को इल्यूमिनेट कराने की कोशिश करोगे। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी पूछा हुआ है। ओके, व्हेन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, पहले तो आप क्या करो कि जो ओरिजिनल विड्थ है ना उससे डबल कर दो। हाउ वुड दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं ना। हाइजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आपको बता देना है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो कैसे होगा, खासकर जब आप उसको सिंगल स्लिट के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट करवाओगे। तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न बताना है, याद रहे ये बात, ठीक है। चलिए, ये हमारे वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जहाँ पे वो पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ये हमारा स्लिट है, ठीक है। इस स्लिट के सामने यहाँ पे आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट रखा और उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप यहाँ पे स्ट्राइक कराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसके रेज को स्ट्राइक करा रहे हो। अच्छा, ये S1 S2 और S जो है वो स्लिट है, राइट। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं कि इस स्लिट से लाइट रेज निकलेंगी। एक बार मैं रिकैप करा दूँ आपको कैसे लाइट रेज निकलेंगे। ओके, फाइन। देखिए ये स्लिट है ना, ठीक है, ये स्लिट है और ये स्क्रीन है मान लीजिए। तो देखिए यहाँ, और ये सोर्स है, ठीक है। तो इस सोर्स से वेव निकलेंगे, ऐसे 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 कोने में जाएंगे, इधर से भी वेव निकलेंगे, कोने में जाएंगे, टकराने के बाद ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, ये भी डिफ्रैक्ट, फिर ऐसे इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, ऐसे इंटरमिक्स होंगे, ऐसे इंटरमिक्स, और फिर जाके ये कहाँ आएंगे, इस पॉइंट पर बनेंगे, एंड दैट इज़ द सेंट्रल ब्राइट बैंड, राइट। तो इसी प्रोसेस को याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज हाइजन प्रिंसिपल द नेट इफेक्ट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल वेवलेट्स विद अ प्रॉपर फेज डिफरेंस। भाई किसी भी पॉइंट पे जो नेट इफेक्ट होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे नेट इफेक्ट होगा, वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, जो भी आगे की ओर यहाँ पे वेव्स निकल रहे हैं या वेवलेट्स निकल रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे जो इफेक्ट होगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ज़्यादा तो इफेक्ट ज़्यादा, कॉम्बिनेशन कम तो इफेक्ट कम, ठीक है। तो आप स्लिट के साइज़ पे डिस्क्राइब करते हो इफेक्ट कैसा होगा। सोच के देखो, साइज़ बहुत कम होगा ना, अगर छोटा सा साइज़ होगा तो कुछ भी, मतलब सब कुछ एक ही फेज़ में प्रोपोगेट करेंगे तो सारा का सारा यहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इफेक्ट बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ा दोगे तो कुछ इधर प्रोपोगेट करेगा, कुछ इधर प्रोपोगेट करेगा, इंटरमिक्सिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, फेज सबका अलग अलग हो जाएगा, तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे उनका कम हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए आप अच्छे से। चलिए, तो एज द सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे जिसको आप वो बोल रहे हो, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है ईच हाफ इन SN S1, मतलब इस स्लिट के दोनों आधे आधे हिस्से को देखो आप, तो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना पार्ट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब इवन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 50% ये दे रहा है, 50% ये दे रहा है। तो वो पॉइंट पे जो है वो आपको सेंट्रल ब्राइट बैंड दिखेगा, ठीक है। और जहाँ पे ब्राइट बैंड होता है उसे हम मैक्सिमा कहते हैं। दिस इज़ द केस ऑफ मैक्सिमा, राइट। यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, ओके, अब ये देखिए, इस वाले डायग्राम को देखिए। इसमें आपने क्या किया है, इसमें थोड़ा साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसमें साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। अब साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया तो डिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा तो कुछ इधर मिलेगा, कुछ इधर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी कम मिलेगी। हालांकि मैक्सिमा यहीं पे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट इंटेंसिटी कम मिलेगी। अब इंटेंसिटी कम मिलेगी तो इस पॉइंट पे आपको मिलेगा मिनिमा, ठीक है। ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। अब इस मैक्सिमा और इस मिनिमा के बीच में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया तो इसके अलावा कहीं और मैक्सिमा नहीं होगा। फिर से समझिए, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, तो इस मैक्सिमा के बाद एक और मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर एक और मिनिमा। तो अगर मैं आपको और जूम करूं, यार ये बस बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए, ये मैक्सिमा मान लीजिए MX से लिखता हूँ,
इसके बाद आपको मैं अच्छे से बताता हूँ ना, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके बढ़िया। देखिए मान लीजिए कि ये मैक्सिमा था, mx था, भाई ठीक से आ जा, ये था आपका mx, ठीक है, मैक्सिमा। उसके बाद आएगा आपका mi मिनिमा, फिर आएगा आपका मैक्सिमा, फिर ऊपर आएगा मिनिमा। तो आप समझ रहे हैं ना, फिर आएगा यहाँ पे मिनिमा, फिर आएगा मैक्सिमा। मैं ये पूछ रहा था कि यार ये मैक्सिमा बन गया तो इसके बाद क्या और मैक्सिमा नहीं बने ना, मगर इस वाले मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इस मैक्सिमा के और जितने भी मैक्सिमा बने। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, तो सेंटर वाले की तो भाई बात ही अलग होती है, सब कुछ वहाँ पे इंटरमिक्स करता है बढ़िया से। तो आप ये चीज़ समझ गए, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट पॉइंट M वेयर S2M, मतलब देखो यार बात ये है कि M पॉइंट पे ना जो भी वेव जाके मिलेंगे, ठीक है, उनको फेज डिफरेंस का सामना करना पड़ेगा। भाई उनका फेज डिफरेंस जो है वो ये होगा, ठीक है, और पाथ डिफरेंस कह लो आप, ठीक है, उनका पाथ डिफरेंस ये होगा। पाथ डिफरेंस से क्या होता है ना कि फेज जो वेव्स होते हैं ना उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, भटक के मिलते हैं। ओके तो यार वहाँ पे M पॉइंट पे मिलेगा मिनिमा, जैसा मैं बोल रहा था, M पे क्या मिलेगा मिनिमा, O पे है मैक्सिमा, और इनके बीच में और मिनिमा मैक्सिमम मिल ही सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। ओके अब यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि भाई एक और मिनिमा मिलेगा, बस उस मिनिमा की इंटेंसिटी जो है इस वाले मिनिमा से कहीं कम होगी। ओके ये चीज़ भी आप समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके थर्ड क्वेश्चन, स्टेट हाइजन प्रिंसिपल, यूज इट कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट गेटिंग इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम। देखो यार ये डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, और सेकेंड में है कि यूज हाइजन प्रिंसिपल टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये दोनों क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, हाइजन प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा हल्का सा समझा रहा हूँ। हाइजन प्रिंसिपल में होता क्या है कि इन अ वेव फ्रंट एवरी पार्टिकल एक्ट एज ए न्यू सोर्स। अगर आपको याद हो ये वेव फ्रंट है, ठीक है, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो नए सोर्स के लिए एक्ट करते हैं, ये बात अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ दीज वेवलेट्स एट एनी टाइम्स गिव्स न्यू वेव फ्रंट। अच्छा इन पॉइंट्स पे, इन सोर्स पे आपको पहले तो वो बना लो यार, वेवलेट्स बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेवलेट्स बना लिया, और ये क्या कहना चाहते हैं सेकेंड पॉइंट में कि इन वेवलेट पे कोई इन्वेलप सा बना दो, मतलब कि टेंजेंट डाल के इनको जिस भी शेप में बनाना चाहो बना दो, मतलब जिस भी शेप में बनेंगे उसी शेप में बनाओगे ना। तो फिलहाल तो ये ऐसे ही बन रहे हैं। अब ये जो ऐसे शेप बन के आया नया, ये सेकेंडरी वेव होता है, ठीक है, यही बोला गया। दो ही पॉइंट होते हैं उसमें हाइजन में, फिर से सुन लो एक बार। पहला पॉइंट कि एक सोर्स के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो नए सोर्स का निर्माण करते हैं, और दूसरा पॉइंट कि भाई वेवलेट के ऊपर टेंजेंट डाल दोगे ना तो क्या बन जाएगा नया वेव फ्रंट। ओके यूज हाइजन प्रिंसिपल, सेकेंड पार्ट आओ, यूज हाइजन प्रिंसिपल टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मैं नहीं कराऊंगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वेव ऑप्टिक्स के चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं रिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, यही था हमारा क्वेश्चन। एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, एक्सप्लेन करो डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ का। अब यहाँ पे मैंने ड्राइव नहीं लिखा, एक्सप्लेन लिखा है। इसका अर्थ ये है कि आपको उस डेरिवेशन के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट को भी समझाना है, थ्योरेटिकली भी और मैथमेटिकली भी। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।